हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू में। आज हम बात करेंगे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की, जो कि बिहार एपीओ मेंस के पेपर 7 में एक सब्जेक्ट है आपका माइनर एक्ट में। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट से आज मैंने क्या किया है कि सारे जो आपके सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 10 हैं डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के विथ अमेंडमेंट्स, उससे क्या तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस एग्ज़ाम्स एंड यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स। जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसको हम लोग को पढ़ना ही चाहिए, वो जो प्राइमा फेसी दिख के आ रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि डाउरी आखिर होता क्या है। तो देखिए, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट से किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले कि डाउरी होता क्या है, ये आपका सेक्शन 2 के डेफिनेशन में दिया हुआ है कि डाउरी क्या कहलाता है। तो डाउरी क्या होता है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में इस ऑफेंस का नेचर क्या होता है, वेदर इट इज़ अ बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, कंपाउंडेबल ऑफेंस, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। तो किस कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो इट इज़ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो ये हम देखेंगे कि किस प्रोविज़न में आपके दिए हुए हैं। फिर इस लेजिस्लेशन को लाने के लिए नीड एंड ऑब्जेक्ट, हर लेजिस्लेशन, खासकर आप जब सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन पढ़ रहे हैं, जैसे कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, एक सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है, तो उसके बारे में नीड एंड ऑब्जेक्ट, क्यों आखिर ये सोशल क्या कुरीति है जिसको कि ओवरकम करने के लिए, जिसको कि ख़त्म करने के लिए ये एक्ट आया है, तो इसका नीड एंड ऑब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन जानना इम्पॉर्टेंट होगा। उसके बाद बात करेंगे प्रोविजंस रिलेटिंग टू डाउरी इन अदर एक्ट्स, कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट्स आने से पहले किस तरह के प्रोविजंस अदर एक्ट्स में थे। तो डाउरी प्रोहिबिशन का इनैक्टमेंट कब आया आपका, 1961 में। लेकिन उससे पहले तो आपके आईपीसी में भी कुछ प्रोविज़न थे जो डाउरी से रिलेटेड थे, जैसे कि आपका 304B हो गया या 498A जो क्रुएल्टी का बात हो गया। तो इस तरह के प्रोविज़न थे। तो फिर आखिर जब प्रोविज़न आपके आईपीसी में थे, या फिर आपका प्रोविज़न जो है उससे रिलेटेड एविडेंस एक्ट में भी से आप देखेंगे 113A 113B है, ऑल्दो वो 1986 के अमेंडमेंट के बाद 113B को ऐड किया गया है। तो इस तरह के जो प्रोविज़न हैं वो पहले भी इंडियन एविडेंस एक्ट में भी हैं, ठीक है। तो अब ये हम बात करेंगे, सोचेंगे कि क्यों आखिर नया लेजिस्लेशन लाने की ज़रूरत पड़ी, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में इसको इनैक्ट करने का क्या आवश्यकता पड़ गया। वैसे ही आप सीआरपीसी के कुछ प्रोविजंस देखिएगा, उसमें भी आप 198A को 498A आईपीसी के साथ पढ़ते हैं कि कॉग्निजेंस किस तरीके से लिया जा सकता है। तो उस तरह के जो प्रोविज़न है जो इनडायरेक्टली डाउरी को भी टच करता है, डाउरी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, उसके खिलाफ कुछ तरह के जो कुरीति हैं, कुछ तरह के जो एक्ट हैं जो कि रॉन्गफुल एक्ट हैं, उसको कैसे डिफ़ाइन किया गया है, उसका क्या प्रोसीड्योर्स हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो उसके बाद हम देखेंगे पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी। पेनल्टी क्या है इस एक्ट में, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 है जो पेनल्टी का प्रोविज़न है। तो किस तरह का पेनल्टी प्रोवाइडेड है हमारे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में। फिर कॉग्निजेंस कौन ले सकता है, जैसे कि आप कॉग्निजेंस का प्रोविज़न देखेंगे सीआरपीसी में आपके दिया हुआ है कि मैजिस्ट्रेट कैसे ले सकता है कॉग्निजेंस। सेशंस कोर्ट के पास पावर है कि नहीं है कॉग्निजेंस लेने का, या सिर्फ स्मॉलर कोर्ट्स के पास पावर है कॉग्निजेंस, जैसे कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट के पास है पावर कॉग्निजेंस लेने का। तो कॉग्निजेंस का क्या मतलब होता है, जुडिशियल नोटिस। तो यहाँ पे क्या है, जुडिशियल नोटिस लेने के लिए कौन, मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास ही पावर है कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट से रिलेटेड वो कॉग्निजेंस ले। तो इसका रेलेवेंट सेक्शन आपका हो गया सेक्शन 7, तो इसके बारे में पढ़ना होगा, या इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। या फिर बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ जैसे आप जनरली पढ़ेंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ से रेलेवेंट सेक्शन आपका दिया हुआ है सेक्शन 101 से लेके 114A तक जो बात किया गया है, जो इस पूरा सेगमेंट है एविडेंस एक्ट का, उसमें बात किया गया है बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में। जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो भी असर्ट करता है पॉजिटिव फैक्ट, वही उसी के ऊपर बर्डन होता है कि वो प्रूव करे पूरे केस को। जनरली क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन के पास और सिविल केस में प्लेंटिफ के पास बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है कि वो अपने केस को प्रूव कर सके। लेकिन यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे है उसके बारे में ध्यान देना है। फिर रूल मेकिंग पावर, सेंटर के पास भी रूल मेकिंग पावर है और क्या स्टेट के पास रूल मेकिंग पावर है उसके बारे में देखिएगा।
उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी, जैसे कि आप डाउरी का डेफिनेशन लिख रहे हो या फिर आपको जो क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ डाउरी, ठीक है, उसके बारे में, या फिर व्हाट इज़ डाउरी, एक्सप्लेन द पेनल्टीज़ और रिलेटिंग टू डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप कैसे उसको मेंस में आंसर राइटिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि याद आपको पूरे तरीके से प्रोविजंस याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स याद होने चाहिए, और अगर आप क्रिटिसिज्म लिखते हो उस पर्टिकुलर प्रोविज़न का कि डाउरी का जो डेफिनेशन है, ऑल्दो इसको इनलार्ज किया गया है, हम पढ़ेंगे डाउरी का डेफिनेशन थोड़े टाइम में, तो उससे रिलेटेड क्या क्रिटिसिज्म है, क्या डाउरी रुका है, क्या लेन देन जो है ब्राइड और ब्राइडग्रूम की फैमिली में, अगर आप सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या डाउरी प्रोहिबिट हुआ है बाय वे ऑफ दिस इनैक्टमेंट या क्या कमी रह गई है, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आए या ना आए, अगर आप 2 लाइन भी क्रिटिसिज्म का बिफोर कंक्लूजन लिख देते हो तो ये बहुत ही आपके आंसर को अच्छा करेगा। तो आप एक बेसिक क्रिटिसिज्म जान लें कि देखिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट से कोई भी तरह का क्वेश्चन आए, ठीक है, चाहे कि वो डाउरी क्या होता है ये आए या नीड एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एक्ट आए, अगर आप क्रिटिसिज्म या फिर उसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग को समझ लोगे तो आपका आंसर अपने आप ही बहुत ब्यूटीफाई हो जाएगा, क्योंकि उस पॉइंट को, अगर एक पॉइंट भी आप क्रिटिसिज्म का लिख देते हो, एक पॉइंट भी आप कंक्लूजन का लिख देते हो, इंट्रोडक्शन में नीड एंड ऑब्जेक्ट का एक लाइन लिख देते हो, तो ये आपके आंसर को बहुत ब्यूटीफाई कर देता है। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए आपसे सिर्फ पूछा गया रूल मेकिंग पावर के बारे में या हु कैन टेक कॉग्निजेंस इन डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, तो ऑब्वियसली इसमें जैसा क्वेश्चन का डिमांड होगा वैसा ही हम आंसर भी लिखेंगे, लेकिन इसके ये अगर आप क्रिटिसिज्म जनरली हर एक्ट का पढ़ते हो तो आपके आंसर को और ब्यूटीफुल बनाता है। फिर हम देखेंगे डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स जो है, ये एक इम्पॉर्टेंट डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर है आपके एक्ट में, तो ये स्पेशल बनाता है इस एक्ट को कि एक डाउरी प्रोहिबिशन स्पेशल ऑफिसर आपका दिया हुआ है, तो उसके पावर्स के बारे में या उसके काम से रिलेटेड कुछ बात आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो ये कुछ 9 क्वेश्चन बनते हैं आपके डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट से, ऑल्दो इसके छोटे छोटे बारीकियां हैं जिसको हम इस पर्टिकुलर हेड में ही पढ़ेंगे, लेकिन जनरली डाउरी प्रोहिबिशन से इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि डाउरी होता क्या है। डाउरी देखिएगा कि सेक्शन 2 में आपके डिफाइंड है, डाउरी सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट में डिफाइंड है। डाउरी के बारे में कहा गया है कि डाउरी इज ईदर गिविंग और अग्रीइंग टू गिव, ओके, अग्रीमेंट भी अगर है कि आप डाउरी देना चाह रहे हैं तो वैसे कंडीशन में ईदर आपने डाउरी दिया है या फिर अग्री टू गिव, ठीक है। तो वैसे ऑफ व्हाट, ऑफ प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है। अब वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होता है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी का आपका डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 30 ऑफ आईपीसी। बेसिकली आप देखेंगे वैल्यूएबल सिक्योरिटी को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि कोई जो आपका डॉक्यूमेंट, बाय वे ऑफ डॉक्यूमेंट, कोई राइट को या फिर उसके रिलेशन में डिसेबिलिटी को या फिर कुछ स्पेशल राइट बाय वे ऑफ डॉक्यूमेंट मिल रहा है, या मान लीजिए कि कोई विल है जिससे आपको एम्पावर कर रहा है, तो वैसे को हम बोलते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है। कोई भी तरह का ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे जो आपको राइट प्रदान कर रहा है, आपको एक तरह का बेनिफिट प्रदान कर रहा है, उस डॉक्यूमेंट को हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहते हैं। प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी जब भी बात की जाएगी प्रॉपर्टी की, और तो इसमें मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों ही आ जाएगा, ठीक है, मूवेबल प्लस इमूवेबल प्रॉपर्टी आ जाएगा। अब देखते हैं कि क्या एक पार्टी दूसरे पार्टी को दे रही है, तो ठीक है, वन पार्टी टू द मैरिज, वन पार्टी टू द मैरिज, वन पार्टी टू द मैरिज, ठीक है, गिव्स और अग्री टू गिव द अदर पार्टी टू द मैरिज, द अदर पार्टी टू द मैरिज what they agree or they are agreeing to give or are giving, या तो प्रॉपर्टी देने की बात कही गई है या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी देने की बात कही गई है, ठीक है। अब देखेंगे इन रिलेशन टू व्हाट, ठीक है,
या फिर देखिए एक पार्टी दूसरे पार्टी को दे रही है, उनके पेरेंट्स जो हैं, एक पार्टी के पेरेंट्स दूसरे पार्टी को देने के लिए अग्री कर रहे हैं या दे रहे हैं, ठीक है। इन रिलेशन टू मैरिज, इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज, इन कंसिडरेशन और रिलेशन टू मैरिज। अब मैरिज से पहले देंगे ये तो डाउरी में आएगा, या मैरिज के बाद देंगे तो डाउरी में आएगा। तो ये देखिए, बिफोर, एट द टाइम और इन फैक्ट आफ्टर द मैरिज। आफ्टर द मैरिज, ये देखिए आफ्टर द मैरिज ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ है, जो कि इसके डेफिनेशन को और इनलार्ज करता है। डाउरी शादी से पहले दिया गया कोई अमाउंट, क्या कोई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी, शादी के समय दिया हुआ प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या इन फैक्ट शादी के बाद तक दिया हुआ कोई आपका जो है आफ्टर द मैरिज कोई वैल्यूएबल और प्रॉपर्टी जो कि रिलेशन टू मैरिज, इन रिलेशन टू मैरिज है, उसको हम डाउरी कहेंगे। तो ये आपका इंग्रेडिएंट हो गया डाउरी का, ठीक है। अब इसमें क्या नहीं आएगा, तो इसमें डावर नहीं आएगा, जो आप देखते हैं मुस्लिम लॉ में पढ़े होंगे डावर या मेहर, ठीक है, मेहर, इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा डाउरी में, क्योंकि ये दोनों चीज़ जो है वो शरीयत एक्ट से गवर्न करता है। तो ये था आपका डेफिनेशन। अब देखिए कि डाउरी क्या नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि किसी मतलब उसकी बेटी का शादी हो रहा है एंड जो फादर है वो ऐसे ही कोई कस्टमरी राइट्स के बेसिस पे उसका जब बच्चा हुआ तो उसने उसको कुछ गिफ्ट दिया, ठीक है। तो मान लीजिए तो वैसा गिफ्ट जो है वो बाय वे ऑफ कस्टमरी राइट्स प्रोवाइड किया गया है, इसलिए उसको हम डाउरी के कैटेगरी में नहीं मानेंगे। ये आपका दिया हुआ था सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में बात किया गया है कि कोई भी कस्टमरी राइट्स ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमरी राइट्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे कल्चर, जैसे आपका संस्कृति में, ठीक है, बच्चे का जन्म हो गया तो उसके नाना या नानी उसको कुछ गिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए कान का दे रहे हैं या फिर कुछ सोने का आइटम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में उस आइटम को हम क्या नहीं मानेंगे, उसको डाउरी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो कस्टमरी राइट या फिर आपके संस्कृति में ये मतलब उस एज अ टोकन ऑफ लव दिया गया है, ये सोच के नहीं दिया गया कि इट इज़ इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज। तो ये आपका क्या हो गया, कस्टमरी राइट से रिलेटेड चीज़, इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज डाउरी, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन पार्ट हो गया और ये केस इंपॉर्टेंट है, सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब देखिए यहाँ पे बात किया गया है गिविंग और अग्री टू गिव, ठीक है। तो अब ये समझिए कि क्या ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको जब प्रूफ करना होगा कि आप डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में वो जो रॉन्ग कमिट किया गया है, तो क्या आपको अग्रीमेंट प्रूफ करना पड़ेगा, क्या कोई रिटन अग्रीमेंट कोर्ट में जाके आपको प्रूफ करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू से कि सामने वाली पार्टी ने आपसे डाउरी मांगा है? इसकी कोई नीड नहीं है। अब इसकी कोई नीड नहीं है, ये कौन से केस में प्रोवाइडेड है? ये आपकी प्रोवाइडेड है विद्या देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में क्या बोला गया है कि कोई भी जो आपका अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट को एज अ होल आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सर्कमस्टांशियल चीज़ों से ही अगर आप प्रूफ कर दें तो प्राइमा फेसी अग्रीमेंट, क्योंकि कोई भी आप जनरल कंडीशन में देखिए तो कोई भी अग्रीमेंट में इंटर नहीं करता है कि हाँ भाई मैं आपको, जनरली देखा गया कि आपको इतना पैसा दूंगा या ये इस तरह का कोई फॉर्मल अग्रीमेंट नहीं होता है। तो अग्रीमेंट को प्रूव करने का ज़रूरत नहीं है कि आप फॉर्मल कोई रिटन अग्रीमेंट जाके कोर्ट में प्रोड्यूस करें और तभी केस जो है आपका फॉल करेगा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में, तो ऐसा नहीं है। देखिए अब बात करें जो इनलार्जमेंट हुआ है आफ्टर द मैरिज को भी इंक्लूड किया गया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी है जो आफ्टर द मैरिज भी दिया गया हो तो वो भी डाउरी के डेफिनेशन में आता है। अब इसका इनलार्जमेंट से जो ये बात है कि इसको इन कनेक्शन टू मैरिज होना चाहिए, इन कनेक्शन टू मैरिज होना चाहिए, डाउरी का तभी ही डाउरी में आएगा, तो इस चीज़ को काफ़ी मिसयूज़ किया गया है।
वो ऐसा लोग प्रूव कर देते हैं कि बाय वे ऑफ जस्ट प्रेजेंट दिया गया है, या फिर ये जस्ट एक एलिमेंट ऑफ ये कंसिड्रेशन ऑफ मैरिज नहीं है, बल्कि हमारा कस्टमरी राइट था जिसके थ्रू हम क्या बोलते हैं अपनी बेटी को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। क्योंकि क्या है, इस एक्ट का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये माना जाता है कि इसमें गिविंग और टेकिंग, मतलब जो दहेज दे रहा है और जो दहेज ले रहा है, दोनों ही पनिशेबल है। वैसे कंडीशन में आप ये सोचिए कि जो देने वाला है और जो लेने वाला है, दोनों ही क्यों कोर्ट जाएगा ये बताने के लिए कि सामने वाले ने गलत किया है, जबकि दोनों ही पनिशेबल है एक्ट में। तो ये आपका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का। आप सेक्शन 3 को पढ़िएगा ध्यान से तो आप देखिएगा गिविंग और टेकिंग डाउरी बोथ आर पनिशेबल। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डाउरी का नेचर क्या होता है और नीड एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट क्या है, बेसिक उसको समझेंगे। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ इन कोरोना।